नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो अपन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं अपने MCQs की सीरीज में, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसके पहले के क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चन हैं वो अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो उसके आगे के क्वेश्चन अपन देखेंगे आज। ये एक बुक है जिसका नाम है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड ए डेरिवेटिव डिस्कर्स। ये अपने सिलेबस में टॉपिक है राष्ट्रवाद, यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद और गैर यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद। तो ये जो बुक लिखी गई है ये गैर यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के अध्ययन से संबंधित है। इस टॉपिक को अपन ने किया भी है, राष्ट्रवाद गैर यूरोपीय देशों में और यूरोपीय देशों में। ये कंप्लीट टॉपिक है यूट्यूब के ऊपर। यदि आपको नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बनाया गया है। तो ये जो बुक है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक किस थिंकर ने लिखी है? आप ऑप्शन देखिए, सुदीप्त कविराज, राजीव भार्गव, पार्थ चटर्जी या लिहा ग्रीनफील्ड। इनमें से क्या अपने ऑप्शन में आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखिए ये बुक है, देखो गैर राष्ट्रवाद देशों में जो अध्ययन किया गया है उसमें भारतीयों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन ऑप्शन भारतीयों के हैं। सुदीप्त कविराज इंडियन है, राजीव भार्गव, पार्थ चटर्जी, ये तीनों भारतीय हैं। तो किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर है पार्थ चटर्जी। ये बुक किसने लिखी है? पार्थ चटर्जी ने लिखी है। सी इज राइट आंसर। निम्न में से असंगत कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। रॉबर्ट हेल ने आधुनिक राजनीति शास्त्र उपागम के समर्थकों को आनुभाविक सिद्धांतवादी कहा है। रॉबर्ट हेल ने आधुनिक राजनीति शास्त्र उपागम के जो समर्थक हैं, जो सिद्धांतकार हैं, उनको आनुभाविक सिद्धांतवादी कहा है। चार्ल्स मेरियम ने सहकारी शोध पर विशेष बल दिया है। चार्ल्स मेरियम, जिसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। आर्थर बेंटले परंपरावादी विचारधारा का समर्थक है। आर्थर बेंटले परंपरावादी विचारधारा का समर्थक है, ऐसा कभी नहीं है। आपको पता है आर्थर बेंटले ने ग्रुप थ्योरी दी है, आर्थर बेंटले ने प्रक्रिया सिद्धांत दिया है, प्रोसेस थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है आर्थर बेंटले। तो ये तो आधुनिक विचारधारा से जुड़ा हुआ विचारक है, व्यवहारवादी विचारक है, परंपरावादी विचारधारा का समर्थक नहीं है। यही असंगत है, असुमेलित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉसवेल ने शक्ति के विज्ञान और राजनीतिक विशिष्ट वर्ग की संकल्पनाएं दी है, बिल्कुल सही बात है। अभिजनवादी सिद्धांत से भी ये जुड़ा हुआ है माइनर रूप से, और शक्ति के विज्ञान की भी ये बात करता है, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, ऐसा इसकी एक बुक का नाम भी है। 62 का राइट आंसर है सी। निम्न में से ये कथन किसका है कि राजनीतिक गतिविधि में मनुष्य एक सीमाहीन एवं अगाध समुद्र में नाव खेते हैं, जिसमें न कोई बंदरगाह है, न लंगर डालने की स्थिति और न ही कोई गंतव्य होता है, और समुद्र मित्र व शत्रु दोनों हो सकता है। ये डायरेक्ट कोटेशन है, और जहाँ भी समुद्र, नाव, ऐसी बातें आती हैं तो ऐसी बातें करने वाला विचारक है माइकल ऑक्सफोर्ड। इंपॉर्टेंट नव परंपरावादी विचारक है, पहले भी अपन काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी सारी क्लासेज देखी हैं तो ये सारे प्रश्न आपको यहीं से आराम से आप सोल्व कर रहे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्लासेज नहीं देखी आपने तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कौन सी बुक लिखी है? ये मैच करवा रहा है अपने से। पॉलिटिकल मैन बुक लिपसेट द्वारा लिखी गई है। एजेंट्स ऑफ पावर नॉम चॉमस के द्वारा लिखी गई बुक है। डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स बर्नार्ड क्रिक द्वारा लिखी गई बुक है। और मेरिटोक्रेसी मायरन यंग द्वारा लिखी गई बुक है। यानी 1, 2, 3, 4, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? जो गलत है उसे अपने को देखना है। विल ऑफ इग्नोरेंस,
विल ऑफ इग्नोरेंस की बात जॉन रॉल्स करते हैं। विक्टोरियल वैल्यूज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन मास्लो से जुड़ा हुआ है। मास्लो थ्योरी देता है अभिप्रेरणा में, जो कि अपन पढ़ेंगे जब अपन लोग प्रशासन पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस थ्योरी को पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। पोस्ट मॉडर्निज्म आधुनिक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है लियोटार्ड। बी इसमें सही नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी है, विक्टोरियन वैल्यूज से कौन जुड़ा हुआ है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन विल ऑफ इग्नोरेंस से जॉन रॉल्स संबंधित है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन से मास्लो संबंधित है, पोस्ट मॉडर्निज्म से लियोटार्ड संबंधित है, यानी बी इसमें गलत हो जाएगा। 66 कहता है उत्तर आधुनिकतावादी एक नारीवादी विचारक है। उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी विचारक जेंडर निष्पादनकारिता की अवधारणा को उठाते हैं। जेंडर परफॉर्मिंग, निष्पादनकारिता का मतलब है परफॉर्मिंग की अवधारणा को उठाते हैं। कौन सी उत्तर आधुनिक नारीवादी विचारक कहती हैं कि जेंडर एक कृत्य है, जेंडर इज डूइंग। जेंडर एक कृत्य है, जेंडर इज डूइंग, और ऐसी बात करने वाले हैं जूडिथ बटलर, सी, ठीक है, जूडिथ बटलर। लोएक चयन सिद्धांत, इसमें किरायाजीवी विरोधाभास क्या होता है, ये भी अपने यहाँ पर YouTube के ऊपर तार्किक चयन सिद्धांत RCT पूरा बनाया हुआ क्लास है, पूरी रिकॉर्डेड क्लास है। किरायाजीवी सिद्धांत की बात कौन करता है, किरायाजीवी विरोधाभास की बात कौन विचारक करते हैं। तो जिन्होंने देखा है वो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं बिना ये समझे कि किरायाजीवी विरोधाभास क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में समझा रखा है। गॉर्डन टू लॉक उत्तर आधुनिकता के बारे में असंगत बताना है, जो गलत है वो अपने को बताना है उत्तर आधुनिकता के बारे में। उत्तर आधुनिकता ये आधुनिकता का पक्ष पोषण करता है, नहीं, आधुनिकता का ये विरोध करता है, ये गलत है। आधुनिकता का विरोध करता है, ये बहुसंस्कृतियों का पक्षधर है, बिल्कुल सही बात है। ये स्थानीय स्वायत्तता पर बल देता है, सही बात है। बंदी बंधाई रूढ़िवादी सीमाओं का ये विरोध करता है, ए इसका सही आंसर है। डेरिडा से संबंधित क्या नहीं है, डेरिडा ज्ञान को शक्ति मानता है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी ये बुक है इनकी, अपने ढंग के व्याकरण शास्त्र की भी बात करते हैं। पश्चिमी तत्व मीमांसा का विरोध, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान को ही शक्ति मानते हैं। आपसे संबंधित तो सारे ही सही लग रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कोई संबंधित नहीं है। ज्ञान और शक्ति का आपसे संबंधी बताते हैं, कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ओके ओके ओके, ज्ञान शक्ति की बात मिशेल फुको करते हैं, फुको, डेविडा नहीं करते हैं, डेविडा नहीं करते हैं, फुको करते हैं, सॉरी। तो बी इसका राइट आंसर है। माइकल फुको कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। सही मिलान क्या नहीं है इनमें से, बोद्रियार्ड, ये बोद्रियार्ड है, बोद्रियार्ड, ठीक है। प्रतीकात्मक विनिमय अति यथार्थता की बात करते हैं। फ्रेडरिक जेमेसन नव मार्क्सवादी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। मिशेल फुको शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की बात करते हैं, और जैक्स डोविदा कामुकता की चर्चा करते हैं, कामुकता की कोई चर्चा नहीं करते हैं, डी इसका सही आंसर है। नारीवाद की प्रथम लहर से संबंधित कौन नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। नारीवाद, ये सारी क्लासेज जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब केवल यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत यहाँ तक तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। आगे फिर मैं कुछ कोचिंग क्लासेज में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो यदि आप चाहें तो वहाँ से इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9079316751, ठीक है। नारीवाद की प्रथम लहर से संबंधित कौन नहीं है, जो नहीं है उनके बारे में बताना है। निजी दायरे की राजनीति नारीवादी नहीं, प्रथम लहर वाले नारीवादी नहीं करते हैं। ये फिर दूसरी लहर आती है जिसमें निजी दायरे की राजनीति की बातें की जाती हैं, पब्लिक मैन और प्राइवेट विमेन जैसी बातें की जाती हैं। मैरी वॉलस्टोनोक्राफ्ट ये नारीवाद की जननी है। सेनेका फॉल सम्मेलन भी प्रथम लहर में होता है। समाजवादी नारीवादी हों या उदारवादी नारीवादी हों, ये सभी नारीवाद की पहली लहर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें अपने को सही बताना है। पितृसत्तावाद एक पितृतंत्रीय सरकार है।
जहाँ जनसंख्या के आधे पुरुष आधी महिलाओं पर शासन करते हैं। केट मिलेट ऐसी बातें कहती हैं, बिल्कुल सही बात है। केट मिलेट उग्र नारीवादी विचारिका हैं। बेटी फ्रीडन जो कि उदारवादी नारीवादी विचारिका हैं। आधुनिक जो नारीवादी हैं उनमें पुनर्जागरण की जननी भी कहा जाता है इसको नारीवाद में। ये बिना नाम की समस्या की बात करती हैं और 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 73 कहता है किस नारीवाद को सच्चा या वास्तविक नारीवाद कहा जाता है। तो उग्र नारीवादी हैं, इनको सच्चा या वास्तविक नारीवाद कहा जाता है। बिना ऑप्शन के आपको याद रहना चाहिए ये आंसर। उग्र नारीवादियों को वास्तविक नारीवादी माना जाता है। सांस्कृतिक नारीवाद नारी केंद्रित जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक नारीवाद नारी केंद्रित जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। उग्र नारीवाद निजी की राजनीति की बजाय पुनर्वितरण की राजनीति पर बल देता है। नहीं, पुनर्वितरण की राजनीति संबंधित है समाजवादी। समाजवादी नारीवादी पुनर्वितरण की राजनीति से संबंधित है, ना कि उग्र नारीवादी। ठीक है, तो 2 गलत है, 1 सही है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 की अपन बात करें तो ये मिलान करवा रहा है। ए में है विचारक और जो सीक्वेंस दिए गए हैं 1 2 3 इनमें है विचारधाराएं। ड्वर्किन किससे जुड़ा हुआ है? ये विचारक है ड्वर्किन। ड्वर्किन किससे जुड़ा हुआ है? तो ड्वर्किन एक उदारवादी विचारक है, यानी ए में आ गया 1। सेंडल समुदायवादी विचारक है। सेंडल समुदायवादी, माइकल सेंडल समुदायवादी विचारक है। मारिया माइज का मान लीजिए अपने को पता नहीं है, पहली बार अपन नाम सुन रहे हैं। लेकिन फूको की अपन बात करें डी की, तो फूको के बारे में पता है, ज्ञान ही शक्ति है की बातें करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है, उत्तर संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। डी में आ जाएगा 4, तो सी में आ जाएगा 3 और इन 1 2 3 4 राइट आंसर है इसका बी। 76 क्या कहता है? 76 सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले T.H. ग्रीन, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक और जॉन डीवी। बेंथम का अपने को पता है उपयोगितावादी विचारक है, तो बेंथम उपयोगितावादी है, यानी ए बी सी और यहाँ पर लिख लेते हैं अपन डी। ठीक है, ए में है ग्रीन, ए में है ग्रीन। ग्रीन आदर्शवादी विचारक है, यानी 2 आ जाएगा इसमें, प्रत्ययवाद। बी की अपन बात करें जेरेमी बेंथम, इसमें 4 आ जाएगा, उपयोगितावादी विचारक है। सी में अपन बात करते हैं जॉन लॉक, और जॉन लॉक क्या है? जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, 1 आ जाएगा। और डी में अपन बात करें, डी में है जॉन डीवी, तो जो बच गया 1 2 3 3 बच गया, इन व्यवहारिकतावादी विचारक है। 2 4 1 3 इसका राइट आंसर है, और 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, ये आप मिलान कर लीजिएगा ना, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट, कि मिलान करने वाले क्वेश्चन है और आप समझ जाएंगे। यदि आपने देखो रेगुलर क्लासेज देखी है ना, तो ये सारे जो क्लासेज मैंने बताई है उनमें से ही ये वीडियोज़ हैं। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको वो समझाऊंगा नहीं, आपको डिटेल में समझाऊंगा। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, मॉस्को ने सभी सरकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, सामंतवादी और अधिकारी तंत्र। 78 में अपने को जो सही है उसको बताना है। ठीक है, जो सही है उसको बताना है। मॉस्को ने सरकारों की 2 श्रेणियां बताई हैं। राइट अभिजनवादी विचारक है मॉस्को। मैक्स वेबर ने सत्ता की 3 श्रेणियों को परिचिन्हित किया है। करिश्माई, पारंपरिक, वैधता। क्या मैक्स वेबर ने किया है ये? ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल पहला विद्वान था जिसने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया है, गलत है, इसने नहीं किया है। फ्रेडरिक एंजल्स ने इंग्लैंड के श्रमिक वर्गों की दशा पर प्रारंभिक पुस्तकों में लेखन किया है, ये सही है। 1 2 और 4 इसका राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर। 79 की अपन बात करते हैं।
सांस्थानिक उपागम जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उससे जुड़े हुए विचारक कौन है, ये पूछना चाह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से संबंधित विचारक कौन है, संस्थागत उपागम से संबंधित विचारक कौन है। ठीक है, तो केसी वियर संस्थात्मक उपागम से संबंधित है, हरमन फाइनर संबंधित है, मैक्रेडिस नव संस्थावाद से संबंधित विचारक हैं। तो 3 तो इसमें नहीं आएगा, 3 को आप स्किप करेंगे और 1 और 2 को सही करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। डी इज राइट आंसर। कार्ल फ्रेडरिक भी संस्थावाद से जुड़े हुए विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसने तर्क दिया है कि सभ्यताओं की त्रुटिपूर्ण रेखाएं 21वीं शताब्दी में द्वंद्व की जन्म स्थली है, यानी क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं का युद्ध होगा, सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करता है हंटिंगटन, और वर्तमान में अपन देख रहे हैं तालिबान क्या है, सभ्यताओं का संघर्ष है, सभ्यताओं का युद्ध है 21वीं शताब्दी, ऐसी बात कहता है। बुक का नाम ही क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लेश CLASH, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन बुक लिखता है सैमुअल पी हंटिंगटन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आने की भी संभावनाएं हैं क्योंकि करंट में जो इसने जो थ्योरी दी थी वो अब दिखाई दे रहे हैं, वो सिद्धांत वो बातें सारी दिखाई दे रही हैं जो इसने कहा है इस बुक में। जो तालिबानी संघर्ष अपन देख रहे हैं ये भी सभ्यताओं के बीच में संघर्ष ही है एक प्रकार से। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। सेबाइन ऐतिहासिक पद्धति से जुड़ा हुआ विचारक है, सेबाइन ऐतिहासिक पद्धति से जुड़ा हुआ विचारक है, ऐतिहासिक उपागम का प्रतिपादक कहा जाता है इसको। G.E. कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग करता है, लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम का प्रयोग करता है, ग्राहम बालास की बुक ये है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल साइंस, यानी मानव विज्ञान की मनोविज्ञान की बातें करता है। 1 2 3 4 ए इसका राइट आंसर है। फिर समाजशास्त्री उपागम के बारे में अपन ने देखा है, समाजशास्त्री उपागम से कैटलिन जुड़ा हुआ है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा है। इतिहास दूसरा है दर्शन उपागम, लियो स्ट्रॉस दर्शन शास्त्री उपागम से जुड़ा हुआ है। चार्ल्स लिंडब्लॉम ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग नहीं करता है, ये संस्थावादी उपागम का प्रयोग करता है, संस्थात्मक उपागम का प्रयोग करता है चार्ल्स लिंडब्लॉम, जो कि समूहवादी विचारक भी है, बहुलवादी विचारक है चार्ल्स लिंडब्लॉम। समाकलित उपागम कार्ल जे फ्रेडरिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है। ऐतिहासिक उपागम से जुड़ा हुआ प्रमुख विचारक है सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 83 क्या सही है 83 में? अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के कथित समर्थ के कारणवश व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की जाती है। बिल्कुल सही बात है, अपनी यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है ये, विकसित देशों के बारे में अध्ययन करता है व्यवस्था सिद्धांत। व्यवस्था सिद्धांत स्थिर संतुलन, स्थिर अवस्था और ढांचेगत रखरखाव पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, तो ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए इसका राइट आंसर है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है, जो कि देने वाला प्रमुख विचारक आमंड है, आमंड ने ये थ्योरी दी है। तो किस देश की राजनीति का अध्ययन किया जाता है, किसके लिए विकसित किया गया है? विकासशील देशों की राजनीति के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है वो विकसित देशों के संदर्भ में था, तो उसकी आलोचनाएं होती हैं। आमंड भी उसकी आलोचना करता है और ये कहता है कि ये केवल विकसित देशों के संदर्भ में अध्ययन कर सकता है, केवल यूएसए जैसे देशों का अध्ययन कर सकता है। फिर विकासशील देशों के अध्ययन के लिए इसने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया। इसके अलावा विकासशील देशों के सटीक अध्ययन के लिए एक और सिद्धांत आता है जिसको राजनीतिक विकास कहते हैं अपन, राजनीतिक विकास। 85 ये भी सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है, आसान है। किसने क्या सिद्धांत दिया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की अपन बात कर चुके हैं, ग्रेबियल आमंड देते हैं। सामान्य प्रणाली सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो व्यवस्था सिद्धांत भी लिखा हुआ आता है, तो ये डेविड ईस्टन से संबंधित है। एंथनी डाउन्स की अपन बात करें तो एंथनी डाउन्स की एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, आप लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत नाम से ये बुक देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 2 1 3, डी इसका सही आंसर है। सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है, ऐसी बात करता है डेविड ईस्टन।
ठीक है, डेविड ईस्टन की कोटेशन है ये, व्यवहारवाद के संबंध में वो ऐसी बात करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में अपने को सुमेलित करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नव संस्थावाद। नव संस्थावाद की बात कौन करता है? डगलस नॉर्थ नव संस्थावाद की बात करते हैं। नव उदारवादी विचारक कौन है? तो नव उदारवादी विचारक हैं फ्रीडमैन, ठीक है, नोजिक, बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन। समुदायवादी विचारक कौन है? तो यहाँ माइकल वोल्जर समुदायवादी विचारक है। और परिष्कृत बहुलवादी कौन है? बहुलवादी, ये नव बहुलवादी कौन है? ठीक है, तो जॉर्डन नव बहुलवादी विचारक हैं, जॉर्डन। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फ्रेड काबा की बुक है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। किसने कहा कि कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है? ये ऊपर ही अभी मैंने बताया था, लॉस्वेल ऐसी बात करता है, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, राजनीति विज्ञान इसी का अध्ययन करता है, ये कोटेशन है लॉस्वेल की। कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल से जुड़ा हुआ है, रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत देता है। शक्ति अभिजन की बात पेरेटो नहीं करता है, पेरेटो तो परिसंचरण सिद्धांत देता है, शक्ति अभिजन की बात करते हैं सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन की बात करता है, अमेरिका के संबंध में बात करता है, ये और है। शासक वर्ग और उपशासक वर्ग मोस का दो भागों में विभाजित करता है, वर्ग हिंसावाद की बात मार्क्स करता है, यानी बी इसमें गलत है, तो बी इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट डेहल द्वारा कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? पोलियार्की, कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, पोलियार्की की बात करता है रॉबर्ट डेहल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो अपने को बताना है। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनमूलक और मानकीय है, बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, ये दोनों विशेषताएं बताता है डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, समग्रात्मक है। ये तो तथ्य और मूल्य सबको शामिल कर लेता है, पूरा समग्र अध्ययन की बात करता है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान में कौन सा गुण मौजूद नहीं है? वस्तुनिष्ठता मौजूद नहीं है ज्ञान में। ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, सार्वभौमिक नहीं होता है ज्ञान। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये है, व्यक्तिनिष्ठ होता है ज्ञान। समय काल परिस्थिति के अनुसार नॉलेज बदल सकता है। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक उत्तराधुनिकता के संबंध में असंगत है? उत्तराधुनिकता के संबंध में असंगत है, ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है। समग्रता का विखंडन महानता को सामान्य बनाता है, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही तो कार्ल मार्क्स की आलोचना करता है, ये उदारवाद की आलोचना करता है, सारे सिद्धांतों का आलोचक है ये, क्योंकि वो सब एक ही प्रकार का अध्ययन करते हैं, इतिहास को उन्हें आधार बना लिया है। परिष्कृत बहुलवादी विचारक, जिसके बारे में भी चर्चा की थी अपन ने, तो परिष्कृति बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, जिसे नव बहुलवाद भी आप कह सकते हैं, ये मानता है कि सभी समूह समान नहीं होते हैं, केवल विशेष समूह ही नीति निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे कि बहुलवादी कहते हैं कि सारे समुदाय, सारे संगठन राजनीति को प्रभावित करते हैं, संप्रभुता को प्रभावित करते हैं, तो नव बहुलवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रभावित करते हैं, कुछ एक समुदाय होते हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। जबकि नव बहुलवादी परिप्रेक्ष्य मानते हैं कि राज्य एक निष्पक्ष अंपायर है, नहीं, ऐसी बात नहीं करते, निष्पक्ष अंपायर नहीं मानते हैं ये। नव बहुलवादी भी सभी समूहों को इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन सबको समान महत्व नहीं देते हैं, तो इसमें केवल ए सही है, आर गलत है, ए इसका राइट आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करना है अपने को। ये क्या एक्चुअल में एक्सेल में फाइल बनाते हैं तो ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ आता है, ये एक एक्सेल में बनाते हैं तब वो इसी तरीके से टाइप हो जाता है, तो इसमें भी अपन सुधार करवाने का प्रयास करेंगे आगे से। इसका आंसर बताया तो मैं बी है, आप मैच कर लेना, समझ में आ जाएगा ये। वर्ष 1960 में आमंत्रिता पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता का अनुप्रयोग किसका अनुप्रयोग था? तो ईस्टन के विरोध में ये सिद्धांत आया था, ईस्टन के विरोध में, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है।
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत के विरोध में आया था। भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। इसकी पहली लहर में 19वीं शताब्दी में शुरू होने वाले समाज सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का जनसंगठन था। बिल्कुल सही बात है। 1950 और 60 ईस्वी के बीच में नारी आंदोलन ने ऐसी राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान देखा जो पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक सामान्य मोर्चा विकसित करने पर केंद्रित था। नहीं, ये 1970 के बाद आता है जब तीसरी लहर आती है नारीवाद की। 1960 के दशक से महिलाएं सामंतवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी मुद्दों पर ग्रामीण निर्धन और औद्योगिक श्रमिक वर्ग के अनेक आंदोलनों में सड़कों पर उतरी। बिल्कुल, नारी आंदोलन का वर्तमान चरण सामाजिक परिवर्तन को नारी सशक्तिकरण की ओर अनुप्रेषित करने पर केंद्रित है। राइट। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये भी एक आसान सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर है सी। आसान है, आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना, ये जो 40 के लगभग 40 क्वेश्चन अपन इस पेपर में देखे हैं, तो इनको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और ये PDF वगैरह है, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये सारी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।